हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू गेट 40 आउट ऑफ 40 और वी कैन से हाउ टू गेट बेस्ट मार्क्स, गुड मार्क्स, हाउ टू राइट बेस्ट आंसर एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स। देखो, अभी आपका 10th में को एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग साइंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने अभी तक इंग्लिश का और मैथ का पेपर हुआ है तो अच्छा किया होगा। ठीक है, और अगर उतना अच्छे से नहीं गया है ना, तो भी आप जो है ना अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। आगे के पेपर्स आपके अच्छा होंगे, मैं गॉड से यही प्रे करता हूँ। अब देखो, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन दो टॉपिक पे, हाउ टू राइट बेस्ट आंसर एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 नहीं तो 35 से अबाव की बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है। बचे हुए टाइम में 2-3 दिन में जो आपके पास मैंने इसमें किस तरह से आपको रिवीजन करना है, किस तरह से आंसर लिखना है, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। ये चीज़ें आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम में आने वाली है और बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे ये है कि अब आप लोग अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके यार दोस्त हैं, अपने 9th से जो 10th क्लास में आ रहे हैं वो बच्चे, या 8th से जो 9th में आ रहे हैं उन बच्चों को मेरे चैनल के बारे में रिकमेंड करना, ताकि उन लोगों को भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी मेरी आपके से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ उन तक भी आप इस चैनल का लिंक शेयर करना। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक चीज़ की आप डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। इस चीज़ पर आप ध्यान रखना। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आपकी उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई हो, आप जितना टाइम देना चाहते उतना टाइम नहीं दे पाए हो, आपकी कोरोना की वजह से पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हुई, या कोई भी कारण रहा है। फिर भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कि यार क्या होगा, मुझे कुछ आता नहीं है, पेपर में कैसे होगा, है ना। ऐसा सोच के आप जो 2-3 दिन का टाइम है ना, ये भी वेस्ट कर दोगे। इसलिए ये चीज़ तो दिमाग में रखनी नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, या मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अगर आप पहले से ये सोच कर रखे हो ना कि मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, तो डेफिनेटली ख़राब ही होने वाला है। तो कॉन्फिडेंस बना के रखो, पॉजिटिव रहो कि मेरा पेपर अच्छा होने वाला है और बहुत इजी पेपर आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये। फिर देखो, एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, एग्जाम हॉल प्रेशर को कुछ बच्चे जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर पाते। एग्जाम हॉल प्रेशर आता है इनिशियली, ये बड़ी एग्जाम, आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो सकता है फर्स्ट पेपर में आपके ज़्यादा आया होगा, सेकंड में कम आया, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हो आप लोग। शुरुआत के 10 मिनट 15 मिनट अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल रहेंगे, थोड़ी सी अगर गहरी गहरी सांसें लेंगे करेंगे, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। टाइम से थोड़ा जल्दी पहले पहुंच जाओ, और एग्जाम हॉल प्रेशर बिल्कुल नहीं आना चाहिए आप पे। अभी तो देखो, आपके लिए इतना इजी हो गया कि 16th चैप्टर है पूरी बुक में, उसमें से केवल आपके पास 7 चैप्टर है, और उन 7 चैप्टर में से यूँ मान के चलो कि कुछ चैप्टर ऐसे जो पूरे, जिनमें तो कुछ है ही नहीं, मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर है पूरी बुक का। अगर हम देखें ना तो आपके पास इतना ही कंटेंट है। कार्बन वाला पूरा चैप्टर आधा हो गया आपका, हेरिडिटी वाला आधा चैप्टर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वो जो चैप्टर उसके बाद का जो इन्वर्टर वाला, वो सारा सिलेबस में आपके है ही नहीं। तो कितना कम सिलेबस आपके पास है। तो ऐसे मान के चलो कि आप तो बहुत लकी हो कि बहुत कम सिलेबस में से ही आपका एग्जाम हो रही है, नहीं तो पूरा सिलेबस अगर आपको पढ़ना पड़ता तो सोचो। तो बी पॉजिटिव, आपका पेपर अच्छा होगा। अब देखो, जो 3 दिन आपके पास अब बचे हैं रिविजन के लिए, इनमें देखो आपको केवल रिविजन ही करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो अभी तक पहले आपने नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपके आज तक क्लियर नहीं है वो अभी भी क्लियर होने के चांसेस उनकी कमी है, उन पर आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि मेरी अभी तक अच्छी तैयारी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसी तैयारी हुई है, ये तो है नहीं कि लास्ट एग्जाम है, इससे बड़े बड़े एग्जाम और आएंगे। इसलिए पहले तो आप खुश रहो, मस्त रहो, जैसा पेपर होगा अच्छा ही होगा, ये सोच के आपको पेपर देना है। अब जैसे कोई टॉपिक आपका ऐसा है कि जो आपको क्लियर नहीं है या जो आपको हार्ड लगता है, उसमें आप टाइम वेस्ट ना करो अपना। रिवीजन में आप वो चीज़ें करो जो आपने पहले कर रखी है। ठीक है, उस टॉपिक के बदले में आप जो दूसरे टॉपिक है ना, उनको ज़्यादा टाइम देके उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो अपना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, फिजिक्स में कुछ है, या हो सकता है किसी के बायो में कोई ऐसा टॉपिक हो, हेरिडिटी वाला समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। दूसरा जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लो ना। 2-4 नंबर अगर कहीं वहाँ से छूट जाते हैं तो बाकी तो आएंगे कम से कम। इस पे आप काम करो। अब देखो, पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपको करना क्या है, किस तरह से रिवीजन करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले देखो, आपकी जो रामायण, गीता, कुरान जो कुछ होने वाली है ना, वो आपकी केवल एनसीईआरटी की बुक होने वाली है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो पे ही डिपेंड रहो भाई। मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो।
एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड आपको रिवाइज करके जाना, पढ़ के जाना है। पढ़ के जाने का मतलब है कि उसको समझ में आना चाहिए आपको कि वो क्या चीज़ लिखी है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अगर उस पर कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। इस तरह से ये होता है बुक को पढ़ना। उसके बाद देखो रिवीजन के लिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। तो आप पहले एक बार बुक पढ़ो। जैसे आपने एक चैप्टर उठाया, कार्बन उठा लिया, मान लो कार्बन वाले चैप्टर का जो भी कंटेंट है, आधा सा ही चैप्टर है, 1 घंटे में आप वो आराम से पढ़ सकते हो। 1 घंटे बाद में आप क्या करो, कार्बन वाले चैप्टर से रिलेटेड जो इस चैनल पर आपको मिलेंगे वीडियोस, उन वीडियोस को देखो और 2x स्पीड में देखो उसको, ताकि आपका कम टाइम में वो चीज़ हो जाए। ठीक है, 2x स्पीड में आपको फटाफट वीडियो हो जाएंगे, आधे घंटे में उस चैप्टर के वीडियो हो जाएंगे, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के मैंने बना रखे हैं मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो, कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको आंसर कैसे करना है। इस तरह से आप हर एक चैप्टर की एक स्ट्रेटेजी बनाओ। फिर आप जैसे 5th चैप्टर लेकर आगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर तो बहुत ईजी अगर आपको समझ में आ गया था। इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लिया। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ समझने वाली है, ट्रेंड्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आएगा, तो ट्रेंड्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझो। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ट्रिक बता रखी है मैंने इन वीडियोस में, 2x स्पीड में आप देखो, फटाफट आधे घंटे में इस चैप्टर के वीडियो हो जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, पहले बुक, उसके बाद वीडियोस और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 3 चीज़ आप हर चैप्टर की करके चले जाओ, 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा होगा। इसी तरह से जैसे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, बायो के 3 चैप्टर आपके पास है ना, बायो के चैप्टर, तीनों चैप्टर की बुक पढ़ो, वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लो, हो जाएगा आपका काम। और 2x स्पीड में देखो, 1 घंटे में आपका सारा चीज़ हो जाएगी। ठीक है, या पहले वीडियो पढ़ के, वीडियो देख के अगर आप 2x स्पीड में वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप मेरा वीडियो पहले देखोगे उस चैप्टर का, आपको क्लियरेंस आएगी, वहाँ से समझ में आएगा। उसके बाद आप बुक पढ़ो, बुक में आपको वही चीज़ मिलेगी, ईजी समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप पहले वीडियो देखते हो उसके बाद बुक करते हो तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है भाई, कोई बात नहीं, मेरा वीडियो मत देखो, लेकिन बुक जरूर करके जाना। फिजिक्स में 2 चैप्टर है। ठीक है, ये भी पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस है। आपको चीज़ें अगर समझ में आ गई तो बहुत ईजी हो जाएगा। और मैंने अपने वीडियोस में मेन फोकस इसी चीज़ पे रखा है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो, आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक, उसके बाद आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इस चीज़ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि देखो अच्छे मार्क्स कैसे मिलते हैं। ये जो पेपर होने वाला है इसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 3 सेक्शन है, ABC। टाइम का कोई इशू नहीं है। देखो पहले टाइम का इशू होता था कि टाइम मैनेजमेंट भी करना होता था कि भाई हमारे पास टाइम कम पड़ जाता था, हमसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाते थे। अभी तो आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं, यानी 120 मिनट है, और 120 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं केवल 15, और उसमें से भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो ऐसे है जो आप एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगाओगे, तो टाइम तो आपके पास बचता है, आधा घंटा आप हॉल में ऐसे ही बैठे रहोगे। ठीक है, टाइम को लेकर कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं टाइम के हिसाब से आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। देखो सेक्शन वाइज बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में हमारे पास में 7 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 7 × 2 14 मार्क्स का सेक्शन ए है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हमारे पास में है 6 क्वेश्चन, 6 × 3 18 मार्क्स का है ये सेक्शन बी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में हमारे पास में 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के 8 मार्क्स। ठीक है, टोटल ये हो गए 14 + 18 + 8 40 मार्क्स। ठीक, अब इसको देखो कितना टाइम में आपको अटेंड करना है, मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको करना है। तो ये 40 मार्क्स वाला ये जो पोर्शन है ना सेक्शन ए, इसके लिए आप टाइम दे दो। आप देखो हर क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 3 मिनट भी अगर देते हो ना, 3 मिनट भी अगर देते हो तो 7 × 3 = 21, यानी 20 मिनट्स में आपको इसको कर लेना है। वैसे तो फिर भी अगर आप मान के चलो कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका डबल अगर हम उसको टाइम देते हैं, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 मिनट लास्ट मान लो, कुछ सोचना है, समझना है, क्या लिखूं क्या नहीं लिखना है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 28 मिनट्स यानी 30 मिनट के आसपास, आपको 30 मिनट में आपका ये सेक्शन हो ही जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद में ये है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर मार्क्स को आप 6 मिनट भी अगर देते हो तो 36 मिनट होते हैं। इसको आप मैक्सिमम 40 मिनट में कर सकते हो। 40 मिनट इसको डिसाइड कर लो आपकी 40 मिनट में मुझे ये करना है। यहाँ पर देखो 4 मार्क्स है, एक क्वेश्चन को 8 मिनट भी देते हैं ना, तो 16 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट मान के चलो आप। सेक्शन सी के लिए आपको 20 मिनट का टाइम है। अब देखो कितना टाइम हुआ ये, 40 + 20 60, 60 + 30 90 मिनट। अभी भी आपके पास 30 मिनट बच रहे हैं। 90 मिनट में आपका पूरा पेपर सोल्व हो गया, 30 मिनट आपके बच रहे हैं। चलो 10 मिनट्स तो ऐसे निकाल देते हैं सिग्नेचर विग्नेचर करने में, वो सब ID चेक करने में, तो भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप दोबारा से सब चीज़ों को रिवाइज कर लो। ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात, आप इस तरह से जो है ना इसको कर लो ताकि आपके लिए टाइम की कोई इशू नहीं रहे। देखो हम बात करते हैं हाउ टू राइट बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर कैसे लिखना है, इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप वही करते हो कि आपके पास में पेपर आता है, हाथ में आ गया, आपके पास में क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो।
क्वेश्चन पेपर को रीड करके क्वेश्चंस को पढ़ते हो। टोटल 15 क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ोगे पहले सारे क्वेश्चंस को, पढ़ते ही आप क्या करते हो, 15th क्वेश्चन, अरे यार 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 3 नहीं आ रहे, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो। और मैं बताऊं आपको, ये रियलिटी है कि कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे जो नहीं आएंगे, या किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट होगा जो आपको नहीं आएगा। अगर आप वहाँ टेंशन लेके अगर होपलाइज हो गए, डिप्रेशन में आ गए, घबराहट हो गई और हाथ भी हिल रहे, लिख नहीं पा रहे हो आंसर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान हो रहा है उल्टा आपका। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कोई बात नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम वहाँ आपका स्पेंड होगा एग्जाम हॉल में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको बाद में आ जाएंगे। ये 100% श्योर है कि आपको पहली टाइम में जब आप पढ़ रहे हो ना उस क्वेश्चन को, उसके आंसर नहीं आएंगे आपको, लेकिन बाद में जब आप दोबारा से पढ़ोगे या जब वो क्वेश्चन करने बैठोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ ऊपर वाले पर विश्वास रखो, कुछ आजू बाजू वाले अपने यार दोस्त उन पर भरोसा रखो, कुछ उनकी तरफ से भी हो जाएगी हेल्प। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं करनी है। अब आपको पेपर सोल्व करना कैसे है, देखो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, सेक्शन वाइज ही पेपर सोल्व करना है आपको। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ लिखने, सेक्शन बी के एक साथ लिखने, सेक्शन सी के एक साथ लिखने। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बीच में तो उस क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पर जगह छोड़ देनी, बाद में जब वो आएगा तब कर लेंगे, लेकिन एक सेक्शन को आप एक साथ अटेंड करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बीच बीच में ऐसे रैंडमली मत करो कि एक क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया सेक्शन ए का, फिर सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन सबसे लास्ट में कर रहे हो, बीच में सेक्शन सी का क्वेश्चन कहीं डाल दिया, इस तरह से मत करो। जहाँ लिखा है ना, आजकल एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, सीबीएसई भी स्मार्ट वर्क कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं 2 क्वेश्चन ऊपर और नीचे पेज पे अच्छे कर दूं, बीच में ऐसा क्वेश्चन डाल दूं जो मेरे को नहीं आता है तो उस पर मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना आप लिखोगे उतने ही के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखो ये साइंस का पेपर है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखते टाइम साइंटिफिक अप्रोच ही अपनानी है। आप हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग अलग पैटर्न है किस तरह से आंसर लिखना है। आप एसएसटी में अगर साइंस के हिसाब से आंसर लिखोगे टू द पॉइंट या शॉर्ट एंड स्वीट, तो वहाँ पर हो सकता है आपको मार्क्स नहीं मिले। वहाँ पर आपसे लेंथी क्वेश्चंस की डिमांड की जाती है कि आप डिटेल में हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखोगे चीज़ें। यहाँ पर वो नहीं है, एसएसटी वाला पैटर्न यहाँ नहीं चलेगा, या लैंग्वेज का पैटर्न यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको साइंटिफिक अप्रोच अगर आप एडोप्ट करोगे ना, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बताऊँ कैसे करना है और क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि मैं वही लिखूंगा जो क्वेश्चन में पूछा है। एक्स्ट्रा अगर आप कितना भी लिखोगे तो एक्स्ट्रा के मार्क्स थोड़ी ना है। जैसे आपको वहाँ पर पूछिए प्रॉपर्टीज, आप लिख रहे हो उस चीज़ की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की तो मार्क्स है ही नहीं भाई, आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, आपने प्रॉपर्टीज लिखी नहीं उस चीज़ की जिसकी प्रॉपर्टीज पूछी थी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी हुई है, क्वेश्चन में जो डिमांड आपसे कर रहा है वही चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया, मेरे से क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखो 2-3 पॉइंट है जो कॉमन है, फिर उसके बाद मैं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है, साइंटिफिक अप्रोच लगानी है क्वेश्चन में। आपको साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है कि वाई को क्लियर करते हुए चलना है। किसी क्वेश्चन में भी कुछ भी डेफिनेशन भी पूछिए ना, तो भी आपको ये ध्यान में आपके ये आना चाहिए कंसेप्ट की ये क्यों पूछा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के पीछे का वाई आपका क्लियर होना चाहिए, और वो वाई आपको वहां पर मेंशन करना है। यही साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, रीड द क्वेश्चंस 2-3 टाइम्स, इसमें गलती मत करना। 2 बार 3 बार, भले ही आपको एक बार में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से पढ़ो उसको, 2 बार 3 बार पढ़ो और अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, यानी मुझे लिखना क्या है। और लिखना क्या से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे लिखना क्या नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लिख देते हैं फालतू जिनके मार्क्स है ही नहीं, और फिर जो चीज़ पूछी है, जो चीज़ क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, वो क्वेश्चन हमारी छूट जाती है। हम देखते हैं कि यार 4 लाइनें भर दी मैंने तो, ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 वर्ड्स लिमिट लगभग है। ठीक है, सेक्शन ए मतलब 20 वर्ड लिमिट है, सेक्शन बी की लगभग 30 वर्ड लिमिट है, और सेक्शन सी की वर्ड लिमिट लगभग 40 से 50 वर्ड्स है। इतने में आ जाएगा, हो सकता है किसी की ज़्यादा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन आपने 4 लाइन पहले क्वेश्चन के आंसर में भर दी, फालतू की चीज़ें लिख रहे हो। जो काम की चीज़ है, जो चीज़ आपसे पूछी गई वो आपने लिखी ही नहीं, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। ये चीज़ तो 2 या 3 बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि इसमें पूछा क्या है। जब आपसे ये समझ में आ गया कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी है, मुझे क्या लिखना है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप एक रफ बनाओ, रफ में लिखो। ये रफ है ना, ये आपका ब्रेन भी हो सकता है, ये रफ वर्क करने के लिए ये स्पेस आपका ब्रेन भी हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा बेटर है आप उसी कॉपी में या तो पीछे की साइड में या उसी पेज पे साइड में स्केल से थोड़ा सा स्पेस बना लो रफ के लिए, और वहाँ पर रफ में आप ये लिखो कि इस क्वेश्चन के आंसर में मैं क्या क्या लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लिखूंगा। क्योंकि आप आंसर लिखने बैठोगे ना तो फ्लो में हो सकता है चीज़ें छूट जाए कुछ, इसलिए पहले थोड़ा सा रफ वर्क उस पर करो, है ना, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट की मैं इसमें ये लिखूंगा। सबसे पहले गिवन करके लिखूंगा, जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, गिवन करके लिखूंगा, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला वैल्यू कर रख के और इस तरह से करूँगा। भले शॉर्ट में किसी दूसरे को समझ में नहीं आए, आपको ही समझ में आए कैसे ही,
ठीक है, 2-3 पॉइंट कि भाई मैं ऐसे ऐसे इसका आंसर लिखूंगा, फिर आप आंसर लिखने बैठो। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो कि मुझे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक है, इस तरह से। ये ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, ठीक है। ये मतलब 10 सेकंड में, 15 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड में हो जानी चाहिए ये चीज़। राइट द आंसर। अब आप आंसर लिखने की शुरुआत कर रहे हो, अब आप आंसर लिखना है, तो सबसे पहली चीज़ जो पूछा है वही लिखो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, कि आपसे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ HIV एड्स, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड्स लिखने हैं HIV के, और आप वहाँ पर अगर आप वहाँ पर उसके प्रिकॉशंस लिख रहे हो, ठीक है, या कॉजेज लिख रहे हो, ठीक, तो उस पर मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे आपको, ठीक, वो चीज़ ध्यान रखनी। या जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कोई क्वेश्चन का, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, कि आपसे पूछ लिया व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो डेफिनेशन की डिमांड की है, डेफिनेशन पूछिए, मार्क्स डेफिनेशन पे मिलने वाला है, आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखे जा रहे हो, प्रॉपर्टीज लिख दिया आपने 2-3 प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि होमोलोगस मेंबर डिफर बाई CS2 यूनिट एंड डिफर बाई 14 U मास, ठीक, तो उस चीज़ के मार्क्स थोड़ी कि भाई होमोलोगस को डिफाइन करना है सीरीज को, तो मार्क्स तो उस पर मिलेगा, आपने डेफिनेशन लिखी नहीं, प्रॉपर्टीज लिखे जा रहे हो, तो कहाँ से आंसर वो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए चलो, SST नहीं है, ये साइंस है, जो पूछा है उसी पे मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वही चीज़ आप लिखो, बाकी फालतू की चीज़ें लिखो मत। एक ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको चलना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में अलग अलग, कि डायग्राम अगर वहाँ पूछा है तो बनाना ही है, नहीं पूछा भी है और वहाँ डायग्राम बनता है तो आप बनाओ। फॉर्मूला फिजिक्स में ध्यान रखना है कि मुझे फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट में लेनी है चीज़ें, अगर अलग अलग यूनिट में है तो पहले मुझे यूनिट सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेशन मुझे करके ही आंसर निकालने हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उनके मार्क्स बटे हुए होते हैं। कैलकुलेशन आप जो रफ में करते हो वहीं कैलकुलेशन करो ना कॉपी में मेन। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप आंसर लिखोगे ना तो आपके कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स जो क्वेश्चन है ना तो वो स्ट्रेट 4 मार्क्स तो है ही नहीं कहीं, वो हाफ मार्क्स कहीं डिवाइड है, हाफ मार्क्स डायग्राम का होगा, उसमें हाफ मार्क्स फॉर्मूला का होगा, उसमें हो सकता है 1 मार्क्स जो है ना कैलकुलेशन का होगा, हाफ मार्क्स सही यूनिट लिखने का होगा, इस तरह से डिवाइड होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये कुछ कॉमन चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जो पूछा है वही लिखना है, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। और अगर एक्स्ट्रा आप लिखना चाहते हो ना तो मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे हो सकता है कि आपके पास टाइम मिलेगा, बैठे रहोगे, इससे अच्छा कि कुछ उसमें लिख दो एक्स्ट्रा, लेकिन आप उस टाइम मत लिखना। उस टाइम जितना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उतना ही आंसर लिखना। और हर क्वेश्चन के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन ए में आपने एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद में 3 लाइन कम से कम आपको खाली छोड़नी है। सेक्शन बी में भी ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन के बाद में 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन खाली छोड़नी है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन किया, उसके बाद में 3-4 लाइन खाली छोड़नी है, फिर अगला क्वेश्चन करना है, ताकि हो सकता है बाद में कोई चीज़ आपको उसमें ऐड करनी हो ना तो आप वहाँ पर ऐड कर सको, ठीक। अब जैसे मैंने बताया ना वो डेफिनेशन प्रॉपर्टीज वाली होमोलोगस सीरीज की आपसे प्रॉपर डेफिनेशन पूछी, आपने प्रॉपर्टीज लिखी, आपने फर्स्ट स्टेप में डेफिनेशन पूछी, डेफिनेशन ही लिख दी। अब आपको लग रहा है कि यार मैं प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूँ, है ना, तो आपके पास एक्स्ट्रा जब टाइम मिलेगा लास्ट में, जब आप सारा पेपर कर चुके हो, उसके बाद में वहाँ पर 2 लाइन 3 लाइन आपने खाली छोड़ रखी, वहाँ पर आप प्रॉपर्टीज भी लिख के आ जाओ, क्या दिक्कत है। वो बाद में करना है, पहले नहीं करना है, नहीं तो आपका पास टाइम कम पड़ जाएगा। पहले जो पूछा है वही करो, पूरा पेपर अटेंड कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा जब आप दोबारा पेपर को देखोगे ना तब आपको ऐड करना है उसमें, जहाँ जहाँ वो मैंने जो जगह छुड़ाई ना 2 लाइन 3 लाइन, वहाँ पर कहीं पर आप कुछ चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। अब सेक्शन वाइज हम बात करते हैं कि सेक्शन ए बी सी के क्वेश्चन के आंसर किस तरह से लिखने हैं। अब देखो भाई, सेक्शन ए में जैसे मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपके सामने कि हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड फिक्स्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्टेप इन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया आपको कि सेक्स ऑफ चाइल्ड फिक्स कैसे होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्टेप ह्यूमन बींग में, इसको एक्सप्लेन करना है। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि हाउ सेक्स इज फिक्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेक्स किस तरह से डिटरमाइंड होता है, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है आपको, उसको बताना है। अब अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अब इसमें देखो हमें पता है एक फ्लो चार्ट बनता है, एक डायग्राम बनता है। सबसे पहला काम आपको, हालांकि पूछा नहीं है स्टेट इसमें देखो डायग्राम या फ्लो चार्ट या विथ हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट विथ हेल्प ऑफ डायग्राम नहीं बताया ना कुछ भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बन रहा है, बुक में है, आप बनाओ उसमें। सबसे पहले वो काम ही करना है आपको, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो अगर आपने सही सही बना दिया और उसी में लिख दिया तो आपको बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसी में आपको मार्क्स दे देगा वो, उसी प्रोसेस में समझ जाएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो फ्लो चार्ट आप मेल वाला जो है ना वो बनाओ सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ में, कि फीमेल के पास में XX होता है और मेल के पास में XY होते हैं। यहाँ से जब गैमेट बनेंगे, स्पर्म बनेंगे और एग बनेंगे,
तो यहाँ से तो एक्स क्रोमोसोम्स वाले बनेंगे और यहाँ से एक्स और वाई वाले बनेंगे। अब यहाँ पर ये दो कंडीशन है कि इधर से मेल साइड से कौन सा, क्योंकि यहाँ से तो हमेशा यही एक्स ही आने वाला है, ठीक है, इधर से कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है कि वाई आ रहा है। अगर इधर से एक्स आ रहा है तो फिर वो फीमेल चाइल्ड हो जाएगा, और अगर इधर से वाई आ रहा है तो फिर वो मेल चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फ्लो चार्ट बना के मैंने थोड़ा रफली बनाया समझाने के लिए, आप अच्छे से इसको फ्लो चार्ट को मिला बना के और ये चीज़ बताओ, उसके बाद आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखो यहाँ पर, है ना। किस तरह से लिखना है कि भाई इस तरह से लिखो कि इन ह्यूमन बींग्स देर आर 46 chromosomes. Out of 46, 2 chromosomes are the sex chromosomes, 44 are the autosomes. These 2 sex chromosomes are the X and Y. In female, these 2 sex chromosomes are X and X, and in male, these 2 are the X and Y. Now, in fertilization process, sex is determined or fixed by 2 situations. And these 2 situations are the number 1 and number 2 करके लिखो. If the male sperm or the male gamete having X chromosome, then it will fuse with X chromosomes of the female and it will be a girl child. If the sperm, that is male gamete, have a Y chromosomes and it fuse with the egg, then it will be XY. In zygote it will be XY condition and it will be a boy child. ये बना दिया। इस तरह से आप लिखो। अगर आप सीधे शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स गिवन बाय द मेल, एक लाइन में लिख के आंसर छोड़ दिया, तो भाई पूरा नंबर कहाँ से मिलेगा। प्रोसेस को एक्सप्लेन करो आप कि ये 2 स्टेप हो सकती है, देखो ये ऐसा होगा तो गर्ल चाइल्ड होगा, ऐसा होगा तो बॉय चाइल्ड होगा। साथ में फ्लो चार्ट अगर बना हुआ है बुक में तो बनाओ ना, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे चांस। तो इस तरह से आप आंसर लिखो। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, ये क्वेश्चन है, while moving down in a group of non metals the chemical reactivity decreases, explain with an example। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। while moving down एक ग्रुप में जब हम डाउन में मूव करते हैं, अप टू डाउन, नॉन मेटल का ग्रुप है ये, द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसको एक्सप्लेन करना है कि एग्जाम्पल लेके। देखो मैंने क्या बताया, वाई क्लियर होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, एक्सप्लेन यानी वाई का आंसर करो यहाँ पर कि वाई जो स्टेटमेंट है वो क्यों सही है कि while moving in a group of non metal the chemical reactivity decreases, why decreases, और फिर एक एग्जांपल नॉन मेटल का लेके समझा दो, ठीक है। तो इसका आंसर देखो लिखना है ऐसे, ये आंसर आपके सामने, मैं समझाता हूँ आपको इसको। अमंग ग्रुप 17, ग्रुप से नंबर 17 ले लिया हमने नॉन मेटल का। भाई नॉन मेटल कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट हो जाती है, 13 में बोरोन है, उसके बाद 14 वाला 14 कार्बन और उसके बाद वाले सारे नॉन मेटल है। तो सबसे बेस्ट नॉन मेटल ग्रुप नंबर 17 में है, तो ग्रुप नंबर 17। मेटल का जब आ जाए तो ग्रुप नंबर 1 और 2 लो आप एग्जाम्पल में, और नॉन मेटल का आ जाए तो 16 और 17, बेस्ट है 17 ले लो आप। अमंग ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। बाई फ्लोरीन, फिर कल बार आई आंटी, ये वाला ग्रुप है ग्रुप 17, ठीक है। फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फिर कल बार आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन ग्रुप है, बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेलोजन। अब यहाँ पर क्या है कि इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है, तो उसका आंसर देखो ये है वापिस इस तरह से कि एज वन मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, दस विद द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल द न्यूक्लियस लूजेज इट्स पावर टू अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन सो एज टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इन टर्न लोअर द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन क्या था, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है, वाई केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव डाउन इनटू ए ग्रुप। भाई ग्रुप नंबर 17 है, सबके पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन मेटल है, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले की तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो 1 ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये तो मोस्ट रिएक्टिव होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, जबकि सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रही है, तो उसका रीज़न ये है, देखो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी किससे डिसाइड होती है, केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन से। भाई केमिकल रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है कि सब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे नॉन मेटल, और मेटल फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल देना चाहेंगे, तो कौन कितना इजीली लेगा उस हिसाब से इनकी रिएक्टिविटी है। तो सबसे इजीली फ्लोरीन लेगा, फिर क्लोरीन लेगा, आयोडीन मुश्किल से लेगा इनमें सब में, इसलिए ये सबसे कम रिएक्टिव है। क्यों है, तो उसका रीजन ही समझो, इनको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेना है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, आउटर मोस्ट सेल में। तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, रेडियाई जितनी कम होगी, उतना ही वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे उसको अट्रैक्शन के साथ या अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बाइंड करके रखेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास में यहाँ पर 2 सेल है, ठीक है भाई, 2 ये फ्लोरीन 9 पे होता है ना, तो 2 7 2 सेल है, तो 2 सेल है, तो इसके देखो
कम डिस्टेंस है, एटॉमिक रेडियस कम है। क्लोरीन के पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए, 3 सेल हो गए, 3 सेल हो गए तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होगा उसकी और प्लस और माइनस के डिस्टेंस इंक्रीज होगी न्यूक्लियस की। यहाँ पर कितने 4 सेल है, 4 सेल है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है ना इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखने के लिए। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनकी जो रिएक्टिविटी है या जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए। तो ये वाई आपके पास में क्लियर होना चाहिए यहाँ, तभी तो आप लिखोगे इसका आंसर कि वाई इट हैपन, वाई केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन इन ए ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। एग्जाम्पल लेके ये समझा दो ये इस तरह से। तो ऐसे टू द पॉइंट आप अगर आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आधा अधूरा लिख के आओगे तो भैया आधा अधूरा ही मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को समझो, क्या पूछा है, क्या मुझे लिखना है, पहले रफली सोच लो, ठीक है, और फिर जो चीज़ पूछे ना वही आंसर करो, ठीक है। अब आप यहाँ केमिकल रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो उस पर मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। आपको तो पूछा है कि केमिकल रिएक्टिविटी डाउन में डिक्रीज क्यों होती है, तो उसका आंसर करो ना कि डाउन में डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि डाउन में हम जाते हैं ना तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होने से ये जो अट्रैक्शन फोर्स है बाइंड करने का इलेक्ट्रॉन को वो वीक होता जाता है, इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी वो डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट देखो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स वाला। इसको समझते देखो, इसका आंसर कैसे लिखना है, इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। क्वेश्चन देखो ये है कि नेम द 2 reproductive parts of a bisexual flower which contain the germ cells. State the location and function of its female reproductive part. ध्यान से देखो वापस क्या क्या पूछा है। नेम द 2 reproductive parts of a bisexual flower. तो bisexual flower के 2 reproductive parts के नाम लिखो। तो bisexual flower के 2 reproductive parts क्या हो गए? मेल पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टामेन, फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। पहले तो ये 2 चीजें लिख दी, इस पर आपको कुछ मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स जो भी डिसाइडेड है। स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की लोकेशन और फंक्शन पूछे तो लोकेशन कहाँ होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज लोकेटेड, ठीक है, इन डिस्टिल शेप, ठीक है, डिस्टिल शेप में फ्लावर के सेंटर में वो होता है। तो लोकेशन लिख दिया आपने। अब फंक्शन पूछे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखोगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेन फंक्शन होता है इट प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल, ठीक है। हो सकता है आपको ये 1 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स ही मिलेगा। इससे अच्छा है आप बेटरली उसको सोचो ना यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब पिस्टिल, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तीनों पार्ट के अलग अलग फंक्शन है तो तीनों के अलग अलग से लिखो, ठीक है। स्टिग्मा टू रिसीव पोलन, स्टाइल टू जॉइन स्टिग्मा टू ओवेरी, देन ओवेरी, ओवेरी प्रोड्यूस ओव्यूल, देन ओव्यूल टर्न इनटू सीड्स, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द ओवेरी। ये चीज़ें सारे लिखो उसमें कि इस पार्ट का ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, ठीक है। देन ओवेरी टर्न इनटू फ्रूट्स, ओव्यूल टर्न इनटू द सीड्स। ये चीज़ें आप स्टेप वाइज लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक, इस तरह से। अब ये पूछा है और आप यहाँ पर लिखे जा रहे हो, मान लो आप ये लिखे जा रहे हो कि स्टामिन के क्या फंक्शन है, ठीक है भाई, स्टामिन का तो केवल नाम ही पूछा है, ठीक है, या और कुछ एक्स्ट्रा लिखे जा रहे हो जैसे कि पार्ट्स के नाम लिख रहे हो कि ए फ्लावर हैव 4 पार्ट्स। भाई लिखो, कोई बात नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लिखो, लेकिन वो तब लिखो ना जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब। भाई आप फ्लावर के पार्ट्स के नाम लिखोगे कि ए फ्लावर हैव 4 पार्ट्स, है ना, कार्पेल, पिस्टिल, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखोगे, स्टामेन हो गया, कार्पेल हो गया, ये हो गया आपका सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, तो इनके मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। मार्क्स तो जिस चीज़ के आपके 2 पूछे रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी के मार्क्स मिलने वाले, ये चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम नहीं पूछा ना, डायग्राम बना के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अच्छे से आपको मार्क्स दे देगा। थ्योरी हो सकता है वो पढ़े ही नहीं, आपके उसी पे अच्छे से समझ के मार्क्स दे दे। तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाओ फ्लावर का, भले ही नहीं पूछा है डायग्राम बनाओ, मेल पार्ट शो करो, फीमेल पार्ट शो करो, और कई बार जैसे मान लो आपको इसमें ये लिखने में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार लोकेशन क्या लिखूँ, जैसे पूछा ना फीमेल पार्ट के लोकेशन कहाँ लिखूँ। अगर आप फ्लावर बना के और उसमें दिखा देते हो और लोकेशन यहाँ लिख देते हो कि लोकेशन एट द सेंटर, इतना लिख देते हो या नहीं भी लिख देते हो और केवल लोकेशन अगर आप ऐसे एरो बना के लेबलिंग कर देते हो ना, तो भी वो समझ जाएगा कि हाँ यार इसको ये तो पता है, भले इसने वर्ड्स में लिखा नहीं है लेकिन इसको ये पता है कि लोकेशन यहाँ होती है, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। तो डायग्राम की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया किस तरह से। अब एक क्वेश्चन में आपको सेक्शन बी का और करवाता हूँ। देखो ये देखो क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ ए बार मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वन फेस ऑफ द कॉइल इज ए बी, 2 सिचुएशन है, मूव क्विकली टुवर्ड्स इट एंड मूव क्विकली अवे फ्रॉम द कॉइल। आंसर आप ए और बी का करना है, ऊपर वाले को केवल आपको स्टेटमेंट को पढ़ के समझने के लिए दिया हुआ है। ए और बी के आंसर पे आपको मिलेगा
मार्क्स आंसर लिखना कैसे, देखो आपको ये बता देता हूँ। ये कोयल वाले क्वेश्चन जो है ना, दोबारा पढ़ो, 2 बार 3 बार, जब तक समझ में आए तब तक पढ़ो। ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है। तो गैल्वेनोमीटर का मतलब इंडक्शन की बात हो रही है, सीधी सी बात है। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ ए बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वन फेस ऑफ इट्स कॉइल इज मूव क्विकली टुवर्ड्स इट, ठीक है। एंड बी में पूछा है मूव क्विकली अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हेन, ए का आंसर लिखो, व्हेन मूव क्विकली टुवर्ड्स इट द coil behave like a magnet, one face of that coil will become a one pole of the magnet। अब कौन सा पोल बनेगा ये ध्यान रखना है। बाहर मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं, नॉर्थ पोल को लेकर आ रहे हैं, तो जब नॉर्थ पोल लेकर आएंगे ना, तो वहाँ पर उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी ना, वो कैसी होगी, नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब हम अवे लेके जाएंगे, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे ना, तो वो पोल बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। और उसमें जो डायरेक्शन होगी ना, वो होगी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर देखो इस तरह से लिखना है आपको। या यहाँ पर भी अगर डायग्राम बन रहा है बुक में, बनाओ डायग्राम। इफ ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर एंड ए बार मैग्नेट विद नॉर्थ पोल इज मूव towards one face of the coil, when magnet is moved quickly towards the coil, a current is induced in anti-clockwise direction। भाई नॉर्थ में एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और साउथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। with respect to the side facing the north pole of a magnet and needle of galvanometer will deflect in one direction from zero position। बी का आंसर में लिखो आप, when moved quickly away from coil, a current is induced in clockwise direction in the coil with respect to the side facing of the north pole of the magnet and the needle of galvanometer will deflect in opposite direction from the case। अगर नॉर्थ पोल लेकर आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और अगर नॉर्थ पोल दूर लेके जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। लिखना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ सेक्शन सी का। 2 or more resistance are connected in series or parallel or both depending upon whether we want to increase or decrease the circuit resistance। ये डायग्राम बना रखा है, ये तो देखो स्टेटमेंट है। The 2 or more resistance are said to be connected in series if the current flowing through each resistor is same। भाई सीरीज में करंट सेम रहता है। The equivalent resistance in the series combination is given by, ये भी हमें पता है, R series is equal to R1 plus R2 plus R3। अब A B C तीनों के आंसर करने हैं। When 3 resistors are connected in series with a battery of voltage V and voltage drop across resistors is V1 V2 V3, ये तीनों का अलग अलग का पोटेंशियल डिफरेंस है। What will be the relation between voltage and voltage drop across resistor? वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि तीनों के वोल्टेज में। तो अब देखो सीरीज का, अब ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना तो ही हो पाएगा भैया, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये सीरीज है। अब सीरीज में यहाँ देखो ये V1 होगा, यहाँ पर ये V2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर V3, क्योंकि सीरीज में I सेम रहता है तो V अलग अलग होता है। और टोटल V कितना होगा, जितनी की बैटरी है उतनी का तो होगा। तो टोटल V इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा सीरीज में, ठीक। I सब में सेम रहेगा। और ऐसे अगर यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में V तो तीनों का सेम रहता है, I तीनों का अलग अलग रहता है। भाई V तो क्योंकि पोटेंशियल, ये वोल्ट मीटर हम यहाँ जोड़ेंगे, तीनों के एंड पे ही जुड़ जाएगा एक साथ ही, ठीक है। ये आप मेरे वीडियोस देखो, आपको वहाँ से हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, I V और ये सारी चीज़ें। 2x स्पीड में चलाओ, फटाफट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बुक पढ़ो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये I, जैसे मान लो यहाँ से ये I है, ये यहाँ पर I जा रहा है, यही I यहाँ पर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर I अब डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि I के पास अब 3 पाथ हो गए। तो कुछ करंट इधर चला गया, कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया, यानी तीनों डिवाइड हो गई, I1 I2 और I3 में डिवाइड हो गई I। तो टोटल I कितनी होगी भाई, टोटल I1 I2 I3, इसमें I में से तो निकली है ना, तो इन तीन, ये तीनों इस I के बराबर ही तो होगी। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जो आंसर पूछा है ना, वही आपको आंसर लिखना है उसी में। अलग चीज़ें अगर आप यहाँ लिखोगे तो फिर मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। बी में देखो, व्हेन द 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर ओम कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा जब तीनों आर के है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में क्वेश्चन में भी ये दे दिया, और आपको पता भी होना चाहिए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। अब यहाँ तीनों की वैल्यू R ही है, तो यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R, तो R सीरीज इज इक्वल टू 3R, इस तरह से। अब देखो इसका सी क्वेश्चन देखो, देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड हैविंग रेसिस्टेंस 20 ओम कट इनटू 4 इक्वल पीस एंड देन जॉइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है आपको। 20 सेंटीमीटर लेंथ है और रेसिस्टेंस 20 ओम है। अब इसको 4 इक्वल पीस में हमने कट कर दिया और पैरेलली जॉइन कर दिया, तो अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेसिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, और फिर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। मान लो आपके पास ये रेसिस्टर था,
ठीक है। अब इसकी एल ये दे रहा है कि एल 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एल 20 सेंटीमीटर है, तब इसका आर 20 ओम है। अब क्या कर रहा है, 4 इक्वल पीस में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये मान लो हमने इसको 4 इक्वल पीस में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पीस में डिवाइड कर दिया। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, अब हर पीस की लेंथ कितनी हो गई, 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4 5 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। जब लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी तो क्या रेसिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो रेसिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशनशिप है ये पता होना चाहिए। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जिस रेशियो में एल इंक्रीज डिक्रीज होगा उसी रेशियो में आर भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होगी, लेंथ पहले की क्या होगी, डिवाइड बाई 4 होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, तो आर भी डिवाइड बाई 4 हो जाएगा पहले का। तो अब जो नया आर आया, मान लो हमने इसको नाम दे दिया आर डेस, इसको एल डेस नाम दे दिया, तो आर डेस इज इक्वल टू पहले वाले का क्या हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज 5 ओम। अब 5 ओम के हमारे पास में कितने आ गए, 4 आ गए। तो 4 को हमने पैरेलली इस तरह से कनेक्ट किया है। अब बताओ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। ये सारे कितने के हैं, सब 5 ओम के हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता है हमको, RP 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 R4, ये सारे 1/5 प्लस 1/5 है, तो 4/5 हो गया। तो RP कितना हो गया, 5/4, ठीक है, 1.25 ओम। ऐसे तो इस तरह से आपको आंसर राइट करना है। मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप पेपर करना, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिए। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस इस बार है वो टॉपिक आपको और मैं बता दूंगा, ताकि उनको आप जाते जाते एक बार और अच्छे से देख के जाओ, ठीक है। डायग्राम्स बता दूंगा कि कौन कौन से डायग्राम्स हैं। वैसे तो देखो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बुक में जितने भी हमारे चैप्टर हैं इनमें से कोई भी एक ऐसा डायग्राम आपका छूटना नहीं चाहिए जो आपको आए ही नहीं। हर एक डायग्राम, चाहे वो फिजिक्स में एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 12 और 13 की और उसका डायग्राम है, ठीक है, कैसे ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, बार मैग्नेट का डायग्राम है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, सोलेनोइड का डायग्राम है। हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है बुक का, वो कहीं पे से भी आ सकता है। और जहाँ कहीं डायग्राम नहीं बने वहाँ पर भी आपको बनाना है। डायग्राम के रिगार्डिंग मेरी यही बातें हैं, और मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उनको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को, और अपने भाई बहनों को, फ्रेंड्स को जरूर बताना है जो अभी 10th क्लास में आ रहे हैं। उनके लिए मैं नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी 10 तारीख में जैसे आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में मैं नई वीडियोज़ उनके लिए लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपने इस चैनल से कुछ सीखा है ना, आपके एग्जाम्स के लिए आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है ना, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करना, उन तक लिंक शेयर करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। थैंक यू सो मच।